थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। एक मशहूर रैपर है, उसके बारे में पूरे देश को कुछ ऐसा पता चलता है कि सन्नाटा खिंच जाता है। रैपर असल में रसोइया है। एक काम और है उसका, लाशों को ठिकाने लगाने का, तेजाब के टैंकर में डालकर। फिर एक औरत है जो अपने घर में परेशान है, कोर्ट से फरियाद करती है, उसे बचाने के लिए पुलिस जाती है और दर्जनों लोग शहीद हो जाते हैं। फिर एक अधिकारी है जो गोलियों का शिकार होता है, अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच कुछ पल के लिए उसे होश आता है, और आप जानते हैं होश में आने पर वो पहला काम क्या करता है? वो एक ट्वीट करता है। ट्वीट में एक नाम का जिक्र करता है ताकि वो मर भी जाए तो गुनहगारों का नाम उसके साथ दफन ना हो जाए। ये कहानी इस दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग्स माफिया की है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो टीवी के पर्दे पर नजर आ रहे सिस्टम से भी कहीं कहीं ज्यादा क्रूर है और ताकतवर इतना कि इसके सिर्फ एक हिस्से से साल में 5 लाख किलो सोना खरीदा जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। आज आपको सुनाएंगे एक गैंग की कहानी जो ड्रग्स का साम्राज्य चलाता है, जिसके पास अपने देश की पुलिस से बेहतर हथियार है। वो गैंग जो अब तक हजारों निर्दोष नागरिकों को मार चुका है, नेताओं और मंत्रियों के कत्ल कर चुका है, दर्जनों जजों और पुलिस अफसरों को मार चुका है, जो रॉकेट लॉन्चर से सेना के हेलीकॉप्टर उड़ा चुका है। एक तरफ ये गैंग देश में लाशों का ढेर बिछाता है, दूसरी तरफ इस देश का राष्ट्रपति कहता है ओनली हग्स नो बुलेट्स, मतलब गोली नहीं मारेंगे, गले लगाएंगे। ये क्या है मामला, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानिए इस देश का नाम। ये देश है उत्तरी अमेरिका में बसा मैक्सिको। पिछले कई दशकों से ये देश इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई का एक बड़ा सेंटर बना है और इसकी बड़ी वजह है मैक्सिको का भूगोल। कैसे, ये समझने के लिए आप मानचित्र पर मैक्सिको की लोकेशन देखिए। अमेरिका की दक्षिणी सीमा से जुड़ा मैक्सिको घिरा है प्रशांत महासागर से। इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा समंदर में पूंछ की तरह आगे बढ़ता हुआ जाकर क्यूबा के ग्वाटेमाला से जुड़ता है। इसके बाद निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा पार करके बसा है वेनेजुएला। वेनेजुएला भी ड्रग्स कारोबार का बड़ा गढ़ है। ये रूट इंटरनेशनल ड्रग्स से जुड़े कच्चे माल और सप्लाई का अहम रास्ता है। कितना बड़ा है मैक्सिको का ड्रग्स कारोबार? अमेरिका के मुताबिक यहाँ ड्रग्स से होने वाली सालाना कमाई है लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए। इतनी दौलत से मोटा माटी आप 5 लाख किलो सोना खरीद सकते हैं। ये वो रकम है जो अमेरिका भेजी जाने वाली ड्रग्स की खेप से आती है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया की सप्लाई का बही खाता अलग है। आपने खेल समझ लिया, दाम समझ लिया, अब बढ़ते हैं खिलाड़ियों की तरफ। ड्रग्स के खेल में लगे बड़े गिरोहों को कहते हैं कार्टल्स। मैक्सिको में इस तरह के कई कार्टल्स हैं। इनमें से कुछ बड़े गिरोहों के नाम और 1-2 लाइन में उनका ब्रीफ बायो भी बता देते हैं आपको। पहला है सिनालोआ कार्टल। ये दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोहों में से एक है। इनका इलाका है उत्तरी और पश्चिमी मैक्सिको। दुनिया का सबसे अमीर ड्रग्स तस्कर अल चापो गुज़मैन इसी कार्टल का सरगना था। नेटफ्लिक्स पर बाकायदा इसके ऊपर एक सीरीज है। दूसरा है द गल्फ कार्टल। ये मैक्सिको के सबसे पुराने ड्रग्स गिरोहों में से एक है। इनका इलाका है उत्तरी पूर्वी मैक्सिको। और तीसरा है लॉस जेटास कार्टल। इस गिरोह को बनाया था मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक एलीट यूनिट के लगभग 30 सैनिकों ने। इनका भी इलाका उत्तरी पूर्वी मैक्सिको है। प्राचीन साम्राज्यों की तरह मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स भी शाश्वत नहीं है। किसी का सूरज डूबता है तो किसी का उगता है। और आज की हमारी कहानी का मुख्य किरदार मैक्सिकन ड्रग्स कारोबार का यही उगता हुआ सूरज है। ये बात 2010 के आसपास की है। तब इस गिरोह के अपराधों की लंबी लिस्ट शुरू ही हुई थी। बतौर सैंपल हम आपको इस गिरोह के 3 चर्चित अपराध बता देते हैं। पहला वाकया है मार्च 2018 का। जगह मैक्सिको का जेलिस्को स्टेट। यहाँ 3 नौजवान एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए घर से निकले और गायब हो गए। 1 महीने बाद उन तीनों गुमशुदा नौजवानों की गुत्थी सुलझी।
पता चला वो गलती से उस जगह पहुंच गए थे जहां दो ड्रग्स गिरोहों की लड़ाई चल रही थी। इनमें से एक गिरोह ने तीनों को पकड़कर हत्या कर दी और लाश ठिकाने का काम मिला गिरोह के एक रसोइये को। इस रसोइये ने एक तेजाब से भरे टैंक में तीनों की लाशें डाल दी। जब लाशें गल गईं तो उन्हें फेंक दिया गया। पता है ये रसोइया कौन था? ये था मैक्सिको का जाना माना रैपर क्रिश्चियन ओमर पाल्मा, जिसे लोग शॉर्ट में कूबा बुलाते थे। पता चला कि इस रैपर ने 5 महीने पहले ड्रग्स गिरोह को ज्वाइन किया था और यहाँ वो उनके लिए खाना बनाने और लाशों को ठिकाने लगाने का काम करता था। दूसरा वाकया है 14 अक्टूबर 2019 का। जगह मैक्सिको का मिचुआकान स्टेट। यहाँ अगु इलिल्ला इलाके की एक महिला ने फैमिली कोर्ट में अर्जी डाली। कहा मुझे और मेरी बेटी को रेस्क्यू करवाइए। ये अगु इलिल्ला इलाका ड्रग्स कार्टल्स का अड्डा था। लोकल पुलिस यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने ये काम सौंपा स्टेट पुलिस को। स्टेट पुलिस विभाग पूरा स्क्वाडन लेकर उस इलाके में पहुंचा, लेकिन यहाँ पहले से घात लगाकर बैठे थे ड्रग्स के गिरोह के दर्जनों लोग। उनके हमले में 14 पुलिस वाले मारे गए। तीसरी घटना है 26 जून 2020 की। जगह मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तड़के सुबह का वक्त मैक्सिको सिटी के सिक्योरिटी चीफ ओमर गार्सिया हरफुक अपने कारवां के साथ कहीं जा रहे थे। उनके साथ थे कुछ सहयोगी और पुलिस अधिकारी। ओमर की गाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके में थी। इस इलाके में विदेशी राजदूत, कैबिनेट मिनिस्टर और बिजनेस टाइकून रहते हैं। सबसे पॉश इलाका जो सबसे सुरक्षित भी माना जाए। हाई सिक्योरिटी वाले इस इलाके में उस रोज पता चला कि मैक्सिको का कोई इलाका अब दरअसल हाई सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी के भी दायरे में नहीं आता। क्या हुआ था उस रोज? हुआ ये कि करीब 3 दर्जन हथियारबंद लोगों ने उमर के कारवां पर हमला किया। अकेले उमर की गाड़ी पर 400 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। 2 पुलिस अधिकारी और एक राहगीर मारे गए। उमर को भी 3 गोलियां लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इमरजेंसी ऑपरेशन किया। उमर की हालत अस्थिर थी। कुछ देर बाद उन्हें होश आया और जानते हैं होश में आते ही उन्होंने पहला काम किया। उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उमर ने उस गैंग का नाम लिखा जिसने उन पर हमला करवाया। उमर चाहते थे कि वो बचे ना बचें, लेकिन उन पर हमला करने वाले गैंग का नाम सबको पता चल जाए। लोग समझें कि क्यों मैक्सिको के समूचे सिस्टम को साथ मिलकर उस गैंग के सफाई में जुट जाना चाहिए। किसका नाम लिखा था उमर ने? कौन है ये उगता हुआ सूरज जिसकी क्रूरता के किस्से 2010 से परचम बनकर लहरा रहे हैं? इस गैंग का नाम, उस ट्वीट में जिस गैंग का जिक्र था उसका नाम द जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, शॉर्ट में CJNG। याद कर लीजिए CJNG, बार बार इसका जिक्र आने वाला है। CJNG गिरोह मैक्सिको का सबसे ताकतवर आपराधिक संगठन बन गया है। इसका गढ़ है पश्चिमी मैक्सिको में बसा जेलिस्को स्टेट। अमेरिका भेजे जाने वाले कुल ड्रग्स का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा अब यही गैंग सप्लाई करता है। ड्रग्स की तस्करी इसका इकलौता काम नहीं है। हथियार बेचना, रंगदारी वसूलना, किडनैपिंग करना, मैक्सिको के प्राकृतिक गैस भंडार की चोरी करना, ये तमाम अपराध भी इस गैंग के हवाले हैं। CJNG का पसंदीदा शगल है घात लगाकर सेना और पुलिस समेत बाकी सरकारी लोगों का शिकार करना। अकेले जेलिस्को स्टेट में यह गिरोह 100 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों की हत्या कर चुका है। इसके हाथों मारे गए लोगों में पुलिस वाले, सैनिक, मेयर, स्थानीय नेता, मंत्री और जज सब शामिल हैं। इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं कि मैक्सिको पुलिस इनके आगे कुछ भी नहीं। ऐसे में कई लोकल पुलिस वाले भी चुपचाप गैंग का साथ देते हैं। आज की तारीख में इस गिरोह को मैक्सिको के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय खतरा बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल सिर्फ ड्रग्स की खेप पहुंचाकर लोगों को मारता है। इन ड्रग्स गिरोहों के आपसी गैंग वॉर में भी हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। ये संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा 2019 के आंकड़े से लगा सकते हैं। पिछले साल यानी 2019 में मैक्सिको में हर रोज करीब 95 लोगों की मौत हुई, कत्ल हुआ। कुल मिलाकर ये संख्या 34,000 के पार गई। इनमें से ज़्यादातर संख्या गैंग वॉर में मारे गए आम लोगों की है और इनमें भी सबसे अधिक लोग मारे हैं CJNG ने। इस साल 26 जून को मैक्सिको के सिक्योरिटी चीफ पर हुआ हमला इस गैंग का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। इसके अलावा जेलिस्को स्टेट के गवर्नर एनरिक अल्फारो समेत कई गवर्नर भी इनकी हिट लिस्ट में हैं और शायद इसीलिए अब मैक्सिको की टॉप लीडरशिप को समझ में आ गया है कि इस गैंग के सफाई में तत्परता दिखानी होगी। ऐसी ही तत्परता मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर भी दिखा रहे हैं। ओब्रादोर दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति हैं। सत्ता में आते वक्त वो हक्स डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। कह रहे थे गोली मारकर नहीं, गले लगाकर मैक्सिको के अपराधियों को काबू करूंगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद ड्रग्स के गिरोहों के आगे वो बेअसर साबित हुए। खून खराबे के बीच भी वो अपनी पुरानी थ्योरी को दोहराते रहे।
लेकिन अब ये स्पष्ट है कि उनका फॉर्मूला नाकाम रहा और अब उनके तेवर बदल गए हैं, ये भी स्पष्ट है। ये रुख कब बदला और क्यों बदला? ये बदला 15 जुलाई को जब एक खबर आई कि मैक्सिको के राष्ट्रपति मैक्सिको के 3 सबसे ज़्यादा हिंसा प्रभावित स्टेट्स के दौरे पर जा रहे हैं। कौन से 3 राज्य हैं ये? जेलिस्को, गुआनाजुआतो और कोलिमा। इन तीनों राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। फिर भी राष्ट्रपति ने कहा कि वो इन स्टेट्स की जनता को आश्वासन देंगे कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, और गवर्नर्स को भी आश्वासन देंगे। इससे पहले क्या होता था? राष्ट्रपति ड्रग्स गिरोह के हाथों होने वाली हिंसा के लिए स्थानीय गवर्नरों पर उंगली उठाते थे। मैंने आपको बताया कि इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा हिंसा है, और ये भी बताया कि गवर्नर राष्ट्रपति के उलट पार्टी के थे। लेकिन अब राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि ये वक्त दलीय राजनीति करने का नहीं, सहयोग करने का है। अब हम क्या से क्यों पर आते हैं। राष्ट्रपति के रुख में बदलाव क्यों आया? इसकी बड़ी वजह है 2021 में होने जा रहे मिड टर्म इलेक्शन। जानकारों के मुताबिक इन चुनावों में राष्ट्रपति ओब्राडोर की मोरेना पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगले साल मैक्सिको के 32 राज्यों में से 15 राज्यों में गवर्नर का चुनाव भी होना है। शायद यही चुनावी चिंताएं राष्ट्रपति को हरकत में ले आई है। चुनाव से इतर राष्ट्रपति को मैक्सिको की भी चिंता होनी चाहिए। CJNG अब केवल स्टेट्स की सिरदर्दी नहीं रहा। 18 जुलाई को एक वीडियो आया CJNG का, जिसके बाद और भी कई लोगों के कान खड़े हो गए। क्या था इस वीडियो में? वीडियो में नजर आए गिरोह के सैकड़ों लड़ाके जो सेना जैसे वाहनों में थे, वैसी ही वर्दी पहने थे, बुलेट प्रूफ कवच से लैस थे, और इनके पास मिलिट्री गेट के हथियारों का जखीरा था। साफ है कि गैंग अब केवल ड्रग्स के गिरोह नहीं रहे, एक समानांतर मिलिट्री सिस्टम बन गए हैं। ऐसा सिस्टम जिसके डर से उनके प्रभुत्व वाले इलाके की जनता उन्हें ही अपनी सरकार मानने लगी है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है जाम्बिया से। यहाँ के राष्ट्रपति एडगर लुंगू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन मिलाया, उनसे कर्ज में राहत देने की अपील की। एडगर ने कहा कि कोरोना के कारण उनका देश अभी कर्ज की किश्त नहीं भर पाएगा। इस अपील पर चीन का जवाब अभी पता नहीं, लेकिन आशंका है कि कर्ज से दबे जाम्बिया को कहीं अपनी संप्रभुता न गंवानी पड़े। हम दुनियादारी के एक पिछले एपिसोड में विस्तार से आपको जाम्बिया में चीन का शिकंजा किस तरह कस रहा है इसके बारे में बता चुके हैं। दूसरी सुर्खी इजिप्ट से है। यहाँ संसद ने देश की पश्चिमी सीमा पर सेना को तैनात करने की मंजूरी दी है। आप कहेंगे सेना की तैनाती बड़ी खबर कैसे? हम कहेंगे कि पश्चिमी सीमा से लीबिया से सटा बॉर्डर है पश्चिमी सीमा। लीबिया के गृह युद्ध में रूस, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, UAE जैसे कई देश अपने अपने हित साधने में लगे हैं। मिस्र यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है खलीफा इफ्तार को। खलीफा लड़ रहे हैं UN समर्थित सरकार से, और पिछले दिनों उन्हें लड़ाई में पीछे हटना पड़ा। तीसरी सुर्खी यूक्रेन से है। पश्चिमी यूक्रेन में लुत्स्क नाम का एक इलाका है। यहाँ एक हथियारबंद आदमी ने एक बस को बंधक बना लिया। बस में करीब 20 लोग सवार हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पास ढेर सारा विस्फोटक है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात वाली जगह पर गोलीबारी भी हुई है। फिलहाल ये डेवलपिंग खबर है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बंधक वाला पूरा प्रकरण है ये बिना खून खराबे के खत्म हो जाए, निर्दोषों की जान न जाए। ये थी सुर्खियाँ। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, तारीख। आज तारीख है 21 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है बेल्जियम से। आज से ठीक 189 बरस पहले यानी 21 जुलाई 1831 को आज़ाद बेल्जियम को मिला था इसका पहला शासक, नाम लियोपोल्ड प्रथम। हमने कहा आज़ाद बेल्जियम, तो क्या इससे पहले बेल्जियम गुलाम था? जवाब है हाँ। ये बात 18वीं सदी के शुरुआत की है। तब यूरोप में आए दिन युद्ध होते थे। इन्हीं में से एक था स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। इस युद्ध के बाद स्पेन का एक बड़ा हिस्सा आ गया ऑस्ट्रिया के पास, और इसी हिस्से में शामिल था आज का बेल्जियम। पहले ऑस्ट्रिया, फिर फ्रांस, और फिर ये हिस्सा आ गया नीदरलैंड के पास। यूरोप की शक्तियों ने बेल्जियम को बैटन बनाया था, लेकिन वहाँ की आबादी आज़ाद होना चाहती थी। विदेशी गुलामी के अलावा इस मामले में धर्म का झगड़ा भी शामिल था। बेल्जियम की आबादी प्रोटेस्टेंट थी, जबकि नीदरलैंड था कैथोलिक। वो बेल्जियम के लोगों पर अपने तौर तरीके थोपते थे। इन सारे अत्याचारों के बीच बेल्जियम के लोग गरीबी से भी त्रस्त थे, और फिर ऐसे में हुई क्रांति। महीनों चले संघर्ष के बाद अक्टूबर 1830 में बेल्जियम आज़ाद हो गया, और इसी आज़ादी की राह 21 जुलाई 1831 को यहाँ हुई लियोपोल्ड की ताजपोशी। इन्हें बेल्जियम का फर्स्ट किंग कहा जाता है। हर साल 21 जुलाई को बेल्जियम अपना नेशनल डे मनाता है। उसके और उसके पड़ोसियों के बीच अब इतिहास की कड़वाहट नहीं है, बल्कि इसकी राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है। हर लड़ाई हमें यही सबक देती है कि लड़ाई और लड़ाई का भाव स्थायी नहीं रह सकता। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।